हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के सारे एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस आज हम इसी लेक्चर में कंटिन्यूअसली निपटा देंगे। चलिए, तो बिना किसी बातों के आलतू फालतू की बातों के अपन डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग 2 into 10⁻⁷ कूलम्ब एंड 3 into 10⁻⁷ कूलम्ब प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ठीक है, तो एक चार्ज हमारे पास रखा हुआ है 2 into 10⁻⁷ कूलम्ब और दूसरा चार्ज हमारे पास रखा हुआ है 3 into 10⁻⁷ कूलम्ब। ठीक है, तो ये दो चार्जेस रखे हुए हैं और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख लेंगे 0.3 मीटर। मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है भाई साहब, क्योंकि हमें आंसर चाहिए न्यूटन में। और चूंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो पक्का है ये दोनों क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। जो ये वाला चार्ज जितना फोर्स इस पर लगाएगा ये चार्ज इस पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा F। तो यहाँ पे हमें पता लगेगा F फोर्स हमें निकालना है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स। तो कूलम्ब्स लॉ हमें पता है, F इज इक्वल टू बोलो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, के की वैल्यू डालेंगे, के की वैल्यू हमें रटी हुई है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 चार्ज की वैल्यू हमें दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम्ब और Q2 की चार्ज की वैल्यू हमें दी हुई है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम्ब और डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस के स्क्वायर से। तो 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। तो यहाँ से एक पॉइंट हटेगा, यहाँ से भी एक पॉइंट हटेगा, तो मैं मल्टीप्लाई में लगा देता हूँ 100। ठीक है, तो यहाँ से 3 3 हो गया 9 और 9 से 9 हो गया कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2 3 6, तो ये हो गया 6। 10⁻⁴ ये दोनों मिलके हो गया 7 7 हो गया 14 और -14 और +9 ये हो गया माइनस का 5, -5 और +2, -5 और +2 हो गया -3। तो 10⁻³ न्यूटन हमारे पास आ गया यहाँ पे फोर्स। ठीक है कर लिया बेटा नोट। चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें फोर्स गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से पता चला हमें दो चार्ज हैं हमारे पास, एक चार्ज है 0.4 10⁻³ कूलम्ब और दूसरा चार्ज है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलम्ब और दोनों के बीच की दूरी हमें पता नहीं है, दोनों के बीच की दूरी को मान लेते हैं R। ठीक है, चलिए, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, एक धनावेश एक ऋणावेश, तो दोनों क्या करेंगे प्रतिकर्षण, बोले तो रिपल्शन करेंगे। F लगा इधर, F लगा इधर, 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलम्ब, दोनों करेंगे अट्रैक्ट। एक पे फोर्स लगा इधर और एक पे फोर्स लगा इधर F। ठीक है, तो और जो F लगने वाला F है वो हमें गिवन है 0.2 न्यूटन। तो यहाँ पे अगर 0.2 न्यूटन तो दोबारा से कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी है 0.2 न्यूटन और यहाँ पर K की वैल्यू हमें रटी हुई है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू हमें गिवन है 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और Q2 की वैल्यू भी हमें गिवन है 0.8 इंटू 10⁻³ और डिवाइड में आ जाएगा R स्क्वायर, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो जो निकालना होता है उसको ले आते हैं एक साइड में और जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनको एक साइड में, अननोन टर्म्स को एक साइड में, वेरिएबल टर्म को एक साइड में, गिवन टर्म्स को एक साइड में। तो ये आएगा मल्टीप्लाई में इधर R स्क्वायर और ये जो 0.2 न्यूटन ये आ जाएगा डिवाइड में 0.2। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, चेक दैट द रेशो KE² अपॉन GME/MP इज अ डायमेंशनलेस। तो हमें बताना है कि ये जो हमारे पास क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी हमारे पास है
ये डायमेंशनलेस है। और लुक अप द टेबल, कांस्टेंट वाली टेबल हमें देखनी है और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इट्स रेशो, और इसकी रेशो की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और उसके साथ साथ ये बताना है कि ये रेशो हमें क्या बताएगा। ठीक है, तो ये रेशो जो है ये क्या रेशो क्या है, ये तो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो ये जो रेशो है ये हमें नजर आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशो। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, क्योंकि एम ई एम पी लिया तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, और अगर एम ई लेता या एम ई स्क्वायर लेता तो हमें पता होता है ये दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, या एम पी होता तो दो प्रोटॉन की बात हो रही होती। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं, और मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी अगर आर है तो पक्की बात है ये ग्रेविटेशन फोर्स से भी अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पक्की बात है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो एफ ई अपॉन एफ जी निकालेंगे तो ये हो जाएगा कूलाम्स लॉ से के क्यू, और पहला वाला चार्ज कितना हो जाएगा अपना, के इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और डिवाइड बाई, और जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे जी एम ई एम पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो पता चला कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और ये रेशो हमारा निकल के आया के ई स्क्वायर बाई जी एम ई और एम पी। ठीक है, तो इस रेशो की वैल्यू को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे पता चला कि ये जो रेशो है ये रेशो काय का है, एफ ई अपॉन एफ जी, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशो है ये। ठीक है, क्या ये नंबर डायमेंशनलेस है, क्या ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ रही है ये डायमेंशनलेस है? चेक कर लेते हैं। यहाँ पे के की वैल्यू हमें पता है, के की वैल्यू हमें पता है, और क्योंकि देखिए दोनों फोर्स हैं, ये भी न्यूटन है और ये भी न्यूटन है। ठीक है, तो फोर्स, अगर फोर्स का कोई हम रेशो लेंगे तो एम, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर, एम एल टी माइनस टू, और डिवाइड में भी एम एल टी माइनस टू। तो अगर दोनों का रेशो हम लेंगे तो दोनों का एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये नंबर हमेशा क्या आएगा, डायमेंशनलेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो रेशो हमारे पास, ये नंबर जो लिखा हुआ है ये डायमेंशनलेस है, ये हमने प्रूव करके बता दिया। और अगर इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो वैल्यू में सारी वैल्यूज डाल देंगे, ये आ जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और एम की वैल्यू हमारे पास हो गई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और प्रोटॉन के मास की हमारे पास वैल्यू हो गई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 27। ठीक है, चलिए, तो अगर हम इन सबको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये 9.1 लगभग 9 से कैंसिल हो गया, और ये 1.6 और ये 1.6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से निकल के आया हमारे पास नंबर 10 की पावर -19 10 की पावर निकल के आया -19 और ये ऊपर गया प्लस का 31, ये हो गया आपका +31, और एक नंबर आ गया आपका +27, और यहाँ पे ये 10 ऊपर गया +11 हो गया, और +9 तो सबको अगर अपन जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो गया 31 और 11, 31 और 9 40 40 हो गया ये, और 40 + 11 51 और 27 51 और 27 ये हो गया आपका 8, और ये हो गया 7 78। अब इसमें से माइनस कर देना है हमें 38 को। ठीक है, क्योंकि -19 और -19 हो गया, तो ये 8 और 8 गया, तो यहाँ पे आपका आया 0 और यहाँ पे आया 40, तो आपकी पावर आ गई प्लस का 40। तो जो भी आपकी पावर बनी, जो भी एफ ई अपॉन एफ जी आपका आ रहा है, एफ ई बाई एफ जी जो आपका आ रहा है वो आएगा 10 की घात 40 की रेंज का। ठीक है, लगभग 10 की पावर 40 की रेंज का आएगा, ये जो भी नंबर हमारा आएगा वो 10 की पावर 40 की रेंज का आएगा। और अगर हम ये बचा,
इसको कैलकुलेट करेंगे 1.6 अपॉन 6.7, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। ये 0.2 कुछ आंसर आया। तो अगर ये ऐसा नंबर बना तो इसको 2 बनाने के लिए एक 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 की घात -39। तो इस रेंज में रहेगा, ये जो वैल्यू रहेगी हमारी एफ ई अपॉन एफ जी की, वो इस रेंज में रहेगी। अच्छा, पक्की बात है, ये जो एफ ई है ये भी और ये भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक नंबर एक बहुत छोटा नंबर है और ये नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता पड़ा कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। यहीं पे अगर अपन एफ जी अपॉन एफ ई लेते तो ये हो जाता 10⁻³ की रेंज का, ठीक है। चलिए, तो ये काफी है हमारे लिए लिखने के लिए, और ये रेशो हमें दोनों फोर्स के रेशो के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1.4। तो ये आ जाएगा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। भाई साहब, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी का, वो क्वांटाइज्ड होता है। और बी पार्ट में हमें बताना है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक, मतलब कि लार्ज स्केल चार्जेस। अगर हम लार्ज स्केल चार्जेस की बात करेंगे तो हम इसको इग्नोर क्यों कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी बताएंगे हम। तो जैसे कोई भी बॉडी की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हम एक आइसोलेटेड बॉडी हमने कंसिडर कर ली जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 और Qn, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। तो पक्की बात है, जो भी चार्ज इस बॉडी पर होगा, 15 कूलाम, 1 कूलाम, 2 कूलाम, जो भी इस पर चार्ज होगा, 3.6 कूलाम, जो भी इस पर चार्ज होगा, पक्की बात है वो टोटल चार्ज मिलकर बना होगा किससे? वो टोटल चार्ज मिलकर बना होगा इलेक्ट्रॉन से। तो हम बोल सकते हैं वो चार्ज जो भी होगा, जो भी बड़ा चार्ज होगा, वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर निकल के आया n निकल के आया, बड़ा वाला चार्ज अपॉन छोटा वाला चार्ज, ठीक है। तो जब हम बड़े चार्ज को छोटे चार्ज में डिवाइड करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड लगाएंगे, तो एक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा वो हमेशा एक इंटीजर निकल के आएगा, ठीक है। वो हमेशा एक इंटीजर निकल के आएगा। तो यहाँ से एक ये स्टेटमेंट होता है कि कोई भी बॉडी होती है तो उसका चार्ज जो होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है कि अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, यानी कि लार्ज स्केल लेवल पे बात करते हैं, तो हम Q इज इक्वल टू एनी क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अगर हम एक लार्ज बॉडी की बात करें तो लार्ज बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। परफेक्टली आइसोलेटेड बॉडी कोई नहीं होती दुनिया में। तो अगर हम किसी बॉडी को लेंगे और उस बॉडी में थोड़ा बहुत चार्ज अंदर बाहर आ गया, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि इसका मतलब Q इज इक्वल टू एनी अगर हम लगाएंगे, Q इज इक्वल टू एनी अगर हम इसमें लगाएंगे, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट रह ही नहीं पाएंगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जैसे 10 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, 25 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है, 1 लाख इलेक्ट्रॉन है, तब तक तो ये ठीक है। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मामला चले गया, मतलब कि ये नंबर पहुंच गया 6 × 10⁻50, इस रेंज में पहुंच गया, या इससे ज्यादा नंबर हो गए इलेक्ट्रॉन के, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर फिक्स नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से ये Q इज इक्वल टू एनी होल्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इग्नोर कर देंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब हम बात करेंगे लार्ज स्केल बॉडीज की, ठीक है। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू एनी, ये इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे E की वैल्यू आपको क्या लेनी है? 1.6 इंटू, जैसा कि हमें याद है, 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे छोटा चार्ज होता है दुनिया में इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये नेगेटिव होता है, और अगर प्रोटॉन लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इतना काफी है लिखने के लिए 1.4 क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1.5। तो क्वेश्चन नंबर 1.5 क्या बोलता है? व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, ठीक है। जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो चार्ज अपीयर दोनों पर होगा, ठीक है। और अ सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड विथ मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। जैसे कि हम प्लास्टिक रोड को सिल्क से रब कर लें तब भी यही देखने को मिलेगा। तो एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्या ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सेटिस्फाई करता है? क्या ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता है? क्या ये उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है? तो अगर हम किसी भी रोड को, किसी भी ग्लास रोड को या फिर किसी प्लास्टिक रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो क्या होगा? तो जब हम ग्लास रोड को सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज,
और जितना ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब हुआ क्या होगा, यहाँ पे से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास से निकल के कहाँ पे आ गए होंगे, सिल्क क्लॉथ में आ गए होंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, जिसकी वजह से इस पर आ गया होगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अगर हम प्लास्टिक रोड की बात करें, अगर हम प्लास्टिक रोड की बात करें तो प्लास्टिक रोड पे आ गया होगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, प्लास्टिक रोड पर आ गया होगा आपका नेगेटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ पर आपका आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में क्या हुआ होगा, इस केस में कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ से निकल के और प्लास्टिक रोड में चले गए होंगे, तो प्लास्टिक रोड हो गई नेगेटिवली चार्ज और आपका सिल्क क्लॉथ हो गया पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन ये पक्की बात है, जितना चार्ज इस पर उतना ही चार्ज इस पर, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, जितना चार्ज इस पर उतना ही चार्ज इस पर, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। तो यहाँ से पक्की बात है कि चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय किया गया, ना चार्ज कहीं से पैदा करके इंड्यूस करके लाया गया, सिर्फ चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गया। इसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गया है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज रहते हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं। ठीक है, वो कोई नए पैदा होके नहीं आ गए चार्ज, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गए। तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस बॉडी से निकल के इस बॉडी में आ गया, तो उतना ही चार्ज इस पर आ जाएगा और उतना ही चार्ज इस पर आ जाएगा, लेकिन अपोजिट नेचर का आएगा दोनों में। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 पॉइंट चार्जेस, एक दिया हुआ है आपका QA, QB, QC और QD। तो चार चार्ज आपको दिए हुए हैं जो कि स्क्वायर पर रखे हुए हैं। स्क्वायर है आपका ABCD, तो ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया C और ये हो गया D। ये स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गई 10, ये भी हो गई 10, ये भी हो गई 10, ये भी हो गई 10। और 1 माइक्रो कूलम, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज, 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटर पर अगर हम कोई चार्ज रख देंगे तो उस सेंटर वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर कितना फोर्स ए पर रखा हुआ है 2 मिली कूलम, बी पर रखा हुआ है -5 मिली कूलम, सी पर रखा हुआ है -5 मिली कूलम, 2 मिली कूलम, सॉरी, सी पर रखा हुआ है 2 मिली कूलम और डी पर रखा हुआ है 5 मिली कूलम। ठीक है, और ये नेगेटिव। ठीक है, तो पक्की बात है यहाँ पर सेंटर पर हमने चार्ज रख दिया 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम चार्ज हमने सेंटर पर रख दिया। ठीक है, तो सेंटर पर जब ये फोर्स लगाएगा तो पक्की बात है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसने इसको अट्रैक्ट किया और इस वाले चार्ज ने भी इसको अट्रैक्ट किया क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज भी इस चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, अब ये वाला जो फोर्स है, मान लेते हैं ये फोर्स है F1, और तो ये वाला फोर्स भी F1 हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर है, और इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो जो मैंने मेरे फेवरेट पिंक कलर से बनाया है, तो पक्की बात है ये दोनों फोर्सेस बराबर रहेंगे। इसके अलावा जो मैंने ब्लू कलर से बनाए थे, तो ये जो फोर्स है F2, तो ये भी फोर्स F2 रहेगा, पक्की बात है, क्योंकि ये वाली दूरी बराबर है दोनों में और दोनों का ये चार्ज भी बराबर है। तो पक्की बात है ये वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और पिंक वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो सेंटर वाले चार्ज पर निकल के आएगा, तो वो F नेट सेंटर वाले चार्ज पर कितना निकल के आएगा, दैट इज 0। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और ये दोनों चार्जेस भी एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल नेट फोर्स जो निकल के आएगा 1 मिली कूलम जो सेंटर पर चार्ज है उस पर जो निकल के आएगा दैट इज 0। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.7 क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे ये चार्ज बना दिया मैंने, तो इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं भाई साहब, निकल रही हैं, अंदर से बाहर की तरफ निकल रही हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या ये बीच में ब्रेक भी लेती हैं क्या, जैसे ये यहाँ तक आई, यहाँ से रुक गई, इसके बाद यहाँ से यहाँ पे आ गई ऐसे, तो क्या ये बीच में ब्रेक भी आएगा या ये बीच में ब्रेक नहीं आएगा। तो ये
क्यों नहीं होता ब्रेक, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि ब्रेक क्यों नहीं होता, और दूसरे पार्ट में हमें बताना है एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है, ये भी हम बता देंगे। तो ये थियोरेटिकल आंसर है पूरा, तो हम इसको दे देते हैं। अगर हम किसी भी चार्ज के पास में अगर हम किसी भी चार्ज के पास में मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है, बड़ा वाला चार्ज है, ठीक है, कैपिटल क्यू चार्ज है, तो पता चला हमने एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे ले आए, ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज को लाए तो यहाँ पे इस पर तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। और अगर हम यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज को लाके रखेंगे तो इस पर तो फोर्स लगेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है। और इस क्यू चार्ज के पास में अगर यहाँ पर क्यू टेस्ट चार्ज को लाके रखेंगे तो इस पर भी फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम टेस्ट चार्ज को रखें कहीं पे और उस पर फोर्स लग रहा है बढ़िया से, और फिर हम उसको दूर लेके गए, दूर लेके गए, दूर लेके गए, फोर्स का मैग्नीट्यूड लगातार कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और एक रीजन ऐसा आया जिसमें इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो खत्म, जीरो, और आगे रखा तो दोबारा से वो फोर्स आने लगा इसके अंदर। तो ऐसा कभी पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि बीच में कभी भी गायब हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए टेस्ट चार्ज से हमें पता लग जाएगा। और दूसरी बात एक और हो सकती है कि हम अगर किसी भी कर्व पर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट बनाते हैं तो वो हमें किसका आइडिया देती है, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन के बारे में बताती है। तो अगर हम लगातार यहाँ पे टेंजेंट्स बनाएं, लगातार हम यहाँ से यहाँ पे टेंजेंट बनाएं, तो हर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। अरे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे हर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाता, कंटिन्यूअस कर्व हमारा ब्रेक हो जाता, तो यहाँ पर तो ऐसे डायरेक्शन आ जाती, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई डायरेक्शन नहीं आती। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक रीजन है जिसमें बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गई, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। वो कैसी होती हैं बेटा, वो कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। दूसरी बात, एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो एक दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के कितने डायरेक्शन हो जाएंगे? दो डायरेक्शन हो जाएंगे। देखिए, एक डायरेक्शन हो गया ये डायरेक्शन, एक डायरेक्शन हो गया ये डायरेक्शन। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो पक्की बात है कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये इसका रीजन हो गया। और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1.8, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, क्यू ए 3 मिली कूलम्ब और क्यू बी -3 मिली कूलम्ब, और लोकेटेड है ये 320 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ लाइन जॉइनिंग ए बी ऑफ द टू चार्जेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गया हमारा ए पॉइंट और ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी हमें सवाल में दी हुई है, कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 0.2 मीटर, क्योंकि हमें सभी चीजें चाहिए एसआई यूनिट के अंदर। इसी के साथ क्यू ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 मिली कूलम और क्यू बी दिया हुआ है -3 मिली कूलम। आप एक बार इसको कंफर्म कर लेना कि ये मिली है या माइक्रो है। अगर मिली है तो 10 की पावर -3 और माइक्रो है तो 10 की पावर -6। ये इसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, कॉपी पेस्ट करने में हो सकता है यहाँ माइक्रो नहीं आ पाया हो। तो मिली है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएंगी, और माइक्रो है तो 10 की पावर -6 लेके कैलकुलेशन हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, 20 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने वाली जो मिड पॉइंट है ओ, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो पक्की बात है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से निकलेगा इधर, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, और इस वाले चार्ज की वजह से बी की वजह से भी आएगा इधर। तो यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे सेम एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। एक हो गया E1 और एक हो गया आपका E2, एक हो गया आपका E2। तो अगर हमें ई नेट निकालना है, तो अगर हमें ई नेट निकालना है तो ई नेट कितना हो जाएगा? ई नेट हो जाएगा E1 प्लस E2। और मजे की बात यह है कि E1 और E2 दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों का चार्ज भी बराबर है और दोनों के बीच की दूरी भी बराबर है। तो ई नेट यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे ई नेट निकल के आ जाएगा KQ/R², और ये भी निकल के आ जाएगा KQ/R², और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2KQ/R²,
2kq/r²। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू डाल के कैलकुलेट करना है। तो k की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे ई नेट कितना निकल के आ जाएगा, ई नेट विल बी इक्वल टू ई नेट विल बी इक्वल टू ई नेट विल बी इक्वल टू 2k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 9, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई क्यू, चार्ज की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 मिली कूलाम, ये माइक्रो ही होगा मेरे ख्याल से, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइड हो गया आपका 0.1, क्योंकि डिस्टेंस हमें लेनी है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हम लेंगे तो 0.1 इंटू 0.1, तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 10⁻, ये हो गया -6, ये हो गया 11, तो ये हो गया 11-6, तो ये 11-6 कितना आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, 11 में से 6 गया तो बचा 5, तो ये आ गया आपका 9 1 जा 9 9 9, ये हो गया 6, तो 9 6 जा 54, तो ये आ गया 54 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा, अगर ये बाई चांस माइक्रो हैं तो माइक्रो होंगे तो 10 मिली होंगे, अगर ये तो 10⁻³ आ जाएगा, 10⁻³ आएगा तो ये 11-3 हो जाएगा, 11-3 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 54 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो मजा आया। तो इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1.8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1.9, तो क्वेश्चन चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.9। 1.9 क्वेश्चन कह रहा है अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, QA दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम और QB दिया हुआ है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट, अच्छा यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो एक दिया हुआ है 0,0,-15 और एक दिया हुआ है 0,0, +15, तो 0,0, यहाँ ले लिया हमने और 0,0, +15 हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। 0,0, +15 हमने ले लिया यहाँ पे। यहाँ हो गया ओरिजिन 0, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, तो टोटल दूरी हो गई हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रहे 30 सेंटीमीटर, ठीक है। What are the total charge and electric dipole moment of the system? तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, जितना चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है दैट इज 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है, बैलेंस हो गए, और ये हो गया -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। तो पता पड़ा पूरे सिस्टम का चार्ज हो गया नेट चार्ज 0, जितना पॉजिटिव चार्ज है पूरे सिस्टम में उतना ही नेगेटिव चार्ज है पूरे सिस्टम में, तो ओवरऑल नेट चार्ज पूरे सिस्टम पे निकल के आया 0, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो सिस्टम पे पूरा चार्ज हो गया, टोटल चार्ज हो गया 0 नेट चार्ज, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट निकालना है, डाइपोल मोमेंट होता है P वेक्टर होता है Q मल्टीप्लाइड बाई 2A वेक्टर, तो यहाँ पे पता पड़ा P वेक्टर इज इक्वल टू Q दिया हुआ है क्या सवाल में, Q दिया हुआ है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई Q इंटू 2A, तो 2A पूरी दूरी हो गई है आपकी, दैट इज 30 सेंटीमीटर, डायरेक्ट 30 ले लेते हैं अपन इसको, तो डायरेक्ट हो गई है 30 सेंटीमीटर, तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो डिवाइड करेंगे 100 से, 0 से 0 गया, और ये हो गया आपका, तो P वेक्टर आपका निकल के आया यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 7.5, 2.5 को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 7.5, और 10 की घात कितना हो गया, ये 10 की पावर हो गया -7, और नीचे से एक और पॉइंट ऊपर आया तो 10 की पावर -8, और व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलम्ब इनटू मीटर, ठीक है, दिस इज नॉट सेंटीमीटर, कूलम्ब मीटर, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 1.10, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विथ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट। अच्छा, डाइपोल मोमेंट हमें गिवन है, तो डाइपोल मोमेंट हम लिख लेते हैं, P वेक्टर में गिवन है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर, ठीक है, कूलम मीटर, अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द
मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ठीक है, तो टॉर्क निकालना है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, सारी वैल्यूज हमें गिवन है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। पी दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू ई दिया हुआ है अपन को 5 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ पे साइन थीटा हमें दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई हाफ। ठीक है, जिससे ये कटा 2 से ये 4 कटा, तो ये हो गया 2, और ये हो गया 5 2 ज़ा 10, तो 10 हो गया, तो ये हो गया 10⁻⁵, तो 10⁻⁻9 और 10⁻+5, -9 + 5 -4, तो 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, ये आ गया आपका टॉर्क। ठीक है, ये आ गया आपका टॉर्क, निकल के आ गया। तो ये हो गया आपका 1.10 क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.11। तो 1.11 क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1.11 बोलता है अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वुल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, पॉलीथीन पीस को हमने रब किया तो उस पर चार्ज आ गया नेगेटिव, और कितना चार्ज आया 3 इंटू 10⁻⁻। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। अच्छा, तो पक्की बात है ये पॉलीथीन है आपका, इसको आपने वुड से रब किया, वूल से रब किया, वूल क्लॉथ से रब किया, तो पक्की बात है अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज, तो इस पर आया नेगेटिव चार्ज, तो पक्की बात है इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तो विच टू विच, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए, वूल से पॉलीथीन में गए, वुल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन आए, कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो ये हम लगा सकते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आया वो हमें पता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। पता चला कूलम से कूलम गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के आ गए हमारे पास 30/16। ठीक है, इंटू 10⁻�19 में से 7 घटा दें अगर अपन, तो 19 - 17 हो गए 12। ठीक है, तो 12 + 7 19, तो ये हो गया, इनको डिवाइड करना है, तो ये नंबर पक्की बात है ये नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। अगर ये 15 होता तो ये एग्जैक्टली कट के हो जाता, 15 2 टाइम्स हो जाता है ये। ठीक है, लेकिन बड़ा है तो 1.9 कुछ कुछ हो जाएगा, 1.9 इंटू 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर हुए होंगे वुल से पॉलीथीन में। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1.12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.12 क्या बोल रहा है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर, दो कॉपर स्फीयर है हमारे पास, एक ए और एक बी, उनके सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, तो उनके सेंटर्स कितनी दूरी से सेपरेट हुए हुए हैं, उनके सेंटर सेपरेट हुए हुए हैं 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 0.5 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ कूलम, दोनों पर सेम चार्ज है, और द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन, मतलब इसके मुकाबले में इनकी जो इनकी रेडियाई है वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड, अच्छा दो पार्ट हैं इसमें, द रेडियाई ऑफ ए एंड नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टू इंसुलेटेड कॉपर वायर ए एंड बी हैव देयर, तो रेडियाई व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की फोर्स की वैल्यू बतानी है अपन को, तो कूलम्ब्स लॉ लगाओ आंसर पाओ, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, k है 9 इंटू 10⁻⁹ k q1 हो गया हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁷, और ये आ गया 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7, और डिवाइड बाई आ गया आर स्क्वायर, दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे f इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, f इज इक्वल टू निकल के आया यहाँ पे, पॉइंट पॉइंट हटा देंगे, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे 6.5 को, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 13, ये भी हो गया 5 3 13, तो 9 इंटू 13 169, 169 को 9 से और मल्टीप्लाई कर दो, 169 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 81, 9 6 ज़ा 54, 55 56 57 58 58 62, 9 1 ज़ा 9 9 और 1 5। ठीक है, तो ये आ गया 1521 मल्टीप्लाइड बाई
मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 और 10⁻⁻14 हो गया, और 10⁻⁻14 और 10⁻+9, तो 10 की पावर हो गया -5। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो F इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 2, तो ये हो गया 15.21 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 0.2 हटा दिए -3 न्यूटन। तो ये आपका फोर्स की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाँ जी, तो इसका सेकंड पार्ट अपन देखते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। अगर दोनों के बीच की दूरी को हमने कर दिया हाफ और दोनों के चार्ज को हमने कर दिया डबल, तो नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा? पहले पुराने वाले फोर्स की बात कर लेते हैं। तो पुराना वाला फोर्स हो जाएगा हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा? नया वाले फोर्स में पहले चार्ज को भी कर दिया डबल, पहले चार्ज को भी कर दिया डबल, दूसरे वाले चार्ज को भी कर दिया डबल, तो ये हो गया आपका K, और ये हो गया आपका 2Q, और ये भी हो गया आपका 2Q। दोनों चार्ज को भाई साहब कर दिया अपन ने डबल, और डिस्टेंस को करना है आधा, डिस्टेंस को करना है आधा, तो ये हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा F डैश हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 टू द 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 16K Q Q/R²। तो पता पड़ा ये K Q Q/R², तो F बोलते हैं। तो ये नया वाला फोर्स कितना आ गया? पुराने वाले फोर्स के मुकाबले 16 गुना ज्यादा, 16 टाइम्स ज्यादा। तो जो भी पुराना वाला फोर्स हमारा निकल के आया 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की 15.21 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, इसको हम कर देंगे 16 से मल्टीप्लाई। तो 16 से मल्टीप्लाई होते ही नया वाला फोर्स हमारा निकल के आ जाएगा कितना? 16 से मल्टीप्लाई होते ही ये जो भी मल्टीप्लाई होकर निकल के आ जाएगा वो आप निकाल सकते हो इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो नया वाला फोर्स आ जाएगा इस तरह। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.13। तो फिगर दिया हुआ है अपन को यहाँ पे, और दो प्लेट्स हमें लगाई हुई हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिख रहा है हमें, कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं यहाँ पे, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक नीचे डिफ्लेक्ट हो रहा है, एक ऊपर डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमें बताना है कि 3 चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गिवन है, और विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा होगा? तो जिसका जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका और इसका, तो हमें पता पड़ा थर्ड वाले का डिफ्लेक्शन हो रहा है ज्यादा। तो थर्ड वाले का अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है ज्यादा, तो चार्ज टू मास रेशियो Q/m रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो जिसका ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, उसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, यानी कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई मास रेशियो। ठीक है, और एक बात और पता पड़ी हमें कि जो दोनों 1 और 2 चार्ज हैं, ये दोनों तो हैं नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और थर्ड वाला जो चार्ज है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी पता पड़ गया, और चार्ज टू मास रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा उसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.14, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ पे और आई कैप डायरेक्शन भी दी हुई है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 3 इंटू ई इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। तो पहले पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स एक्सिस में लग रहा है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल अगर ऐसे हम स्क्वायर को रखेंगे, इस तरह से अगर हम स्क्वायर को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे पास होगा आई कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर होगा ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा होगा 0 डिग्री का। ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा? अगर साइड 10 सेंटीमीटर है तो एरिया हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हो गया हमारे पास, और फ्लक्स निकालना है तो फाई इज इक्वल टू ई ए, तो 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू ई इंटू ए, और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा 1, तो ये हो गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मीटर स्क्वायर, और ये आ गया न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये हमारे पास फ्लक्स निकल के आ गया।
ठीक है भाई साहब। और बी पार्ट में हमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एन एंगल, इफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना ले, 60 डिग्री का एंगल बना ले, तो उस टाइम पे फ्लक्स कितना होगा, तो उस टाइम पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ये जो फ्लक्स आ रहा है ये साथ में आ जाएगा ई ए कॉस 60 डिग्री, सिर्फ कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। तो जो पहले फ्लक्स आ रहा था, अब जो फ्लक्स आएगा वो उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है आधी, और ई ए को मल्टीप्लाई करके हमने निकाला हुआ है 30, तो ये हो जाएगा 30 का आधा। 30 का आधा कितना हो गया, तो सेकंड पार्ट में जो फाई आएगा, अगर वो हमारे पास एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना लेगा, 60 डिग्री का एंगल बना लेगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ठीक है, तो उस केस में हमारा आंसर आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फाई आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.15, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज। पिछली एक्सरसाइज में कितना होगा, अगर साइड हो जाए 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, so that its faces are parallel to the coordinate planes, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हो जाएं। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो पिछली एक्सरसाइज में था वो पिछले क्वेश्चन में था, थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल, इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल जो फेसेस हैं, क्यूब कैसा नजर आएगा आपको, क्यूब ऐसा नजर आएगा आपको। ठीक है, क्यूब ऐसा नजर आएगा। ठीक है, अब पैरेलल वाले फेस कौन से हुए, पैरेलल वाला एक फेस ये हुआ और एक पैरेलल वाला फेस ये हुआ, और क्यूब की साइड कितनी है, क्यूब की साइड है 20 सेंटीमीटर। तो इस बार फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, नेट फ्लक्स पूछा है उसने, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द, तो जितना फ्लक्स यहाँ से एंटर होगा उतना ही फ्लक्स यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स एंटर कितना होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए, और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, तो ई हो जाएगा आपका, ई कितना था पिछले क्वेश्चन में, ई था आपका 3 × 10⁻3, बल्कि 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स आपका एंटर हुआ था इस साइड से, और उतना ही फ्लक्स आपका इस साइड से बाहर निकल जाएगा। तो पक्की बात है, जितना फ्लक्स एंटर हुआ उतना फ्लक्स बाहर निकल गया। बाकी जो चारों फेसेस है उसकी वजह से तो फ्लक्स 90 कॉस 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो तो जीरो खत्म। तो जितना फ्लक्स एंटर करा उतना फ्लक्स बाहर निकला, तो फाई नेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे फाई नेट हो जाएगा φ2 - φ1, और जितना जितना बाहर निकला उतना ही अंदर आया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 0। आप लिखोगे 30 - 30, 30 - 30, 30 - 30 विल बी 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल के आएगा यहाँ से, 0। ठीक है, चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1.16, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, careful measurement of the electric field at the surface of the black box indicated that the net outward flux of the surface is इतना। ठीक है, कोई बॉक्स है हमारे पास, उसमें से फ्लक्स इतना निकल के आ रहा है। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द ब्लॉक्स, तो ब्लॉक के अंदर नेट चार्ज कितना होगा, तो हम लगाएंगे गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू हो गया आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो हम यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चार्ज निकल के आ जाएगा आपका फाई। फाई की वैल्यू दी हुई है 8 × 10⁻3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी हमारे पास, चार्ज की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 64, 65, 66, 67, 68, और यहाँ पे आ जाएगा 8 × 8 = 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। ठीक है, और पॉइंट आएगा 2 के बाद, तो 70.80 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9, और यहाँ पे आ जाएगा कूलम। ठीक है, नैनो कूलम आ रहा है, 70.80 नैनो कूलम, इतना चार्ज इसके अंदर मौजूद रहेगा बॉक्स के अंदर। तो इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, तो could you conclude that there were no charge inside the box, why और why not। तो क्या कहना है आपका, अगर इससे बाहर निकलने वाला आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो 0 हो जाए,
तो आप क्या कहोगे उसके इनसाइड वाले चार्ज के बारे में, ठीक है। तो हम उसके इनसाइड वाले चार्ज के बारे में कहेंगे कि उसमें जो इनसाइड वाला चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। दो केसेस हो सकते हैं, या तो चार्ज हो ही ना, चार्ज अगर जीरो हो गया तो चार्ज जीरो हो गया तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज यहाँ से निकल के आएगा जीरो। नेट चार्ज अगर जीरो निकल के आएगा तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1.16। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 1.17। अ पॉइंट चार्ज 10 मिली कूलाम, ठीक है। अब ये भी माइक्रो है या मिली पता नहीं, तो आप उसका अकॉर्डिंगली देख लेना। 10 मिली कूलाम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर अबव है और 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और चार्ज हमें पता है कितना दिया हुआ है। और यहाँ पे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, और हिंट दिया हुआ है हमें कि आप एक अज्यूम कर लो, इसको एक क्यूब अज्यूम कर लो। एक क्यूब अगर आप अज्यूम कर लोगे तो ये चार्ज जो है ये सेंटर पर आ जाएगा, और ये चार्ज है आपका, ये चार्ज है आपका कितना, 10 मिली कूलाम। तो 10 मिली कूलाम अगर आपका चार्ज है तो यहाँ से फ्लक्स कितना निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ से फ्लक्स निकल के आ जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो पूरे क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, पूरे क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज हमें पता है कितना है, 10 इंटू 10 की पावर -3 कूलम डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मैं 4 पाई से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 पाई से 4 पाई से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 4 पाई से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया के, तो ये हो गया के 4 पाई के क्यू। तो ये हो गया आपके पास फाई की वैल्यू हो गई 4 पाई के क्यू। तो फाई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 4 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू के की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू चार्ज की वैल्यू हो गई आपके पास 10 मिली कूलम, 10 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फाई की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, फाई की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, जो भी आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में आ जाएगी, क्योंकि सारी चीजें हमने ली हैं एसआई यूनिट में, ठीक है। अब जो भी फ्लक्स की वैल्यू इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास निकल के आएगी, वो फ्लक्स पास हो रहा है सारी साइड से। अगर आपको एक साइड से फ्लक्स निकालना है तो आप क्या करोगे, फाई थ्रू द, क्या बोला, स्क्वायर, स्क्वायर से अगर निकालना है तो जो भी आपका फाई आया उसको डिवाइड कर दो 6 से, ठीक है। तो अगर सारी साइड इक्वल है, सारी साइड से टोटल फ्लक्स निकल रहा है ये, तो सारी साइड से अगर इतना फ्लक्स निकल रहा है तो एक साइड से कितना फ्लक्स निकलेगा, डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.18। अ पॉइंट चार्ज of 20 millicoulomb is at the center of a cubical Gaussian surface, cubic Gaussian surface 9 centimeter on edge, ठीक है। what is the net electric flux through the surface। तो टोटल सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा अगर पॉइंट चार्ज है 20 मिली कूलम, ठीक है। तो 20 मिली कूलम चार्ज है, दोबारा से हम क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 10 की पावर -3 कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख लेंगे हम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका, 8 से डिवाइड करेंगे ये, तो ये समथिंग समथिंग आएगा अपनों, अगर 10 से करते तो ये होता 2 टाइम्स, तो 10 से छोटा है तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये, और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 12-3, तो 12-3 हो जाएगा 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ से हमारे पास फाई निकल के आ जाएगा। यहाँ से एक और बात हमें सीखने को मिली, वो एक बात हमें क्या सीखने को मिली कि जो आपका क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है वो साइड पर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब अगर 9 सेंटीमीटर की साइड का क्यूब है तब भी इतना ही फ्लक्स पास होगा, 10 सेंटीमीटर की साइड है तब भी इतना ही फ्लक्स पास होगा, 20 सेंटीमीटर की साइड है तब भी इतना ही फ्लक्स पास होगा। तो फ्लक्स साइड पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1.19। अ पॉइंट चार्ज
कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज, ठीक है, और चार्ज उसके सेंटर पे है गॉसियन सरफेस के। तो हमें बताना है कि अच्छा ये तो कंडीशन दे दी, और 10 सेंटीमीटर की साइड का गॉसियन सरफेस है, तो ये हमने ले लिया रेडियस 10 सेंटीमीटर वाला गॉसियन सरफेस ले लिया, और सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है कितना, 1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपको फ्लक्स दिया हुआ है, और माइनस चार्ज है तो सारा फ्लक्स जो है वो इनसाइड आ रहा होगा, अंदर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब ये बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, अगर इसकी गॉसियन सरफेस की रेडियस को हम डबल कर दें हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू द सरफेस, तो अब कितना फ्लक्स पास होगा, तो जितना फ्लक्स पहले पास हो रहा था अब भी उतना ही फ्लक्स पास होगा, ठीक है, क्योंकि फाई अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि फाई डज नॉट डिपेंड ऑन 9 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, या मतलब रेडियस पर या डिस्टेंस पर या एज ऑफ द क्यूब पर डिपेंड नहीं करता, ना ही गशियन सरफेस जो पास होने वाला फ्लक्स है वो गशियन सरफेस पर डिपेंड करता है कि उसका शेप कैसा है, वो स्फेरिकल है, वो क्यूबॉइडल है, वो क्यूबिकल है, या वो सिलेंड्रिकल है, वो कैसा है, इस पर भी ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो हमें पता पड़ा अगर हम इसकी रेडियस को डबल कर देंगे तो भी फाई सेम ही रहने वाला है, और वो कितना रहेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू हमें पता है 10 की पावर 3 और क्यू बाई अच्छा फ्लक्स हमें दिया हुआ है ना इस बार, तो फ्लक्स दिया हुआ है तो हमें चार्ज निकालना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। तो ये कूलम में हमारा आंसर आ जाएगा, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -9 कूलम, ठीक है। तो ये चार्ज हमारे पास नैनो कूलम आ गया 8.85 नैनो कूलम। और इसमें पहले पहले पार्ट का आंसर है कि अगर हम डबल कर दें गशियन सरफेस की रेडियस, या गशियन सरफेस की रेडियस को ट्रिपल कर दें, या गशियन सरफेस की रेडियस को 4 टाइम्स कर दें, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है फ्लक्स पर, फ्लक्स सेम ही रहेगा क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब रेडियस कितनी हो गशियन सरफेस की, इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.20, द कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और उसका चार्ज है पता नहीं, उस पर चार्ज जो है वो हमें पता नहीं है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज इतना, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो 20 सेंटीमीटर दूर जाके मिली वो मिली 1.5 इंटू 10 की पावर 3, और एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ट्स, तो पक्की बात है इनवर्ट्स मिली, तो इसका मतलब वो चार्ज जो है वो नेगेटिव है। और व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, तो स्फीयर पर नेट चार्ज कितना होगा, तो स्फीयर पर नेट चार्ज हम मान लेते हैं क्यू, और स्फीयर की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और हम जिस पॉइंट पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं जो कि अंदर की तरफ आ रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया, इसको हम 0.2 मीटर कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू, ई का फॉर्मूला लगाएंगे, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 इंटू क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, और डिवाइड बाई रेडियस डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, ठीक है, ये दोनों इधर आएंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, क्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.2 इंटू 0.2 और डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको बोले तो ये कर देंगे अपन, ये 1.5 आपका हो जाएगा, 1.5 आपका हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, 1.5 को हम लिख लेंगे यहाँ पे, 1.5 को लिख लेंगे हम 3/2, 9 से कटेगा 3 टाइम्स, और यहाँ पे 2 आया, 2 से ये कटा 2, ये आ गया 0.1, ठीक है। तो ये बचा एक पॉइंट और हटा, एक पॉइंट और हटा, एक पॉइंट और हटा, क्या बचा 10,
10 बचा और बचा 2, और डिवाइड में क्या बचा, डिवाइड में बचा 3 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2/3, 2/3 इज 0.66 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -9 और तो -8 कूलाम। तो ये चार्ज हमारे पास आ गया, जो चार्ज उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो ये चार्ज कितना आया हमारे पास, 0.6 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम, ठीक है। और कोई गड़बड़ तो नहीं हुई होगी, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत है तो आप देख लेना कैलकुलेशन। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज जो पुट करेंगे अपन, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1.21, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी डायमीटर दी हुई है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 1.2 मीटर रेडियस हो जाएगी, और हमें उसकी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा दिया हुआ है 80 80 माइक मिली कूलाम पर मीटर स्क्वायर, 80 मिली कूलाम, तो 80 इंटू 10 की पावर 3 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, तो चार्ज निकालना है हमें स्फीयर के ऊपर, तो स्फीयर के ऊपर चार्ज निकालेंगे तो सिग्मा का फॉर्मूला हमारे पास होता है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो और हमारे पास एरिया किसका लेना है, हमें स्फीयर का लेना है, स्फीयर का एरिया होता है 4πr², तो ये हो गया 4πr², ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमारे पास हैंगी, तो चार्ज निकल जाएगा यहाँ से, तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 4πr² सिग्मा, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी, सारी वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू r² दैट इज 1.2 इंटू 1.2 इंटू सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है 80000, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा चार्ज आ जाएगा वो कूलाम में निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास वो कितना निकल रहा होगा सरफेस में, तो फाई निकालना है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू हमें पता है, क्यू हमारा यहाँ से निकल के आ गया, और इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 8.85 इंटू 10 की पावर -12 से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1.22, ठीक है। एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है हमारे पास, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आ रही है, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और कितनी दूरी पर आ रही है ये आ रही है r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो इसको मैं 2/100 कर देता हूँ और ये हो गया कन्वर्ट मीटर में, ठीक है। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है मेरे पास 2k लैम्डा बाई r, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा निकालना है। अगर मुझे लैम्डा निकालना है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी ई आर अपॉन 2k, ठीक है, ई आर अपॉन 2k। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ई की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 4, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान है यहाँ पे, ये हो जाएगा 2, आर की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन में 100 इंटू एक और 2 इंटू के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो ये पता पड़ा 2 से 2 गया, 9 से 9 गया, ठीक है। और ये 2 0 से 2 0 गया, तो यहाँ पे 100 बचा, तो ये हो गया 10 की पावर -9 ऊपर आया, 10 की पावर -9 प्लस 2 10 की पावर -7, और लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो यूनिट आ जाएगी कूलाम पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1.23, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, दो प्लेट्स हैं हमारे पास, एक प्लेट हो गई ऐसे और एक प्लेट हो गई ऐसे, ठीक है। दो प्लेट्स हैं हमारे पास, और देयर ऑन देयर इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी और अपोजिट साइन, ठीक है। एक पे अगर अपोजिट साइन प्लस सिग्मा तो एक पर माइनस सिग्मा, और कितना है सिग्मा की वैल्यू हमें दी हुई है, सिग्मा की वैल्यू हमें दी हुई है 17 इंटू 10 की पावर -22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा की वैल्यू हमें दी हुई है। व्हाट इज ई, ई क्या होगा, कहाँ पर, तीन जगह पर ई बताना है, फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में, और इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में, और बिटवीन द प्लेट्स, यानी एक यहाँ बतानी है, एक इस जगह पे बतानी है, और एक इस जगह पे बतानी है, थर्ड जगह, ठीक है। तो पक्की बात है, अगर हम बात करेंगे
फर्स्ट प्लेट के राइट साइड, फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट साइड में, तो फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट साइड में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो नेगेटिव प्लेट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, दैट इज ऑल्सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह थर्ड रीजन में अगर हम बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, दैट इज ऑल्सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। प्लस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, दैट इज ई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से आएगी इधर, दैट इज ऑल्सो ई, और दोनों ई, जो ई नेट है यहाँ पे, तो ये ई नेट कितना निकल के आ जाएगा, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बस हमें दोनों को डिवाइड करना है और यहाँ पे ई नेट की वैल्यू हमारे पास निकल के गर्मा गर्म तैयार। तो यहाँ पे ई नेट की वैल्यू हमारे पास आ गई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना हुआ 17 इंटू 10 की पावर माइनस 22, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी 8.85 8 16 लगभग 17, तो ये तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया लगभग, तो ये आ गया 2 लगभग आसपास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये हमारे पास लगभग आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड बीच वाले रीजन में, ठीक है। तो इधर वाले रीजन में 0, इधर वाले रीजन में 0, बीच वाले रीजन में हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आपको मजा आया होगा, और इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का। नेक्स्ट लेक्चर में बने रहिएगा हमारे साथ, मजा आने वाला है पढ़ने में। ओके, हैव ए गुड डे, बाय।